तो सामने से ट्रेजरी बेंचेस से जो है लोग खड़े हो जाते हैं, पता नहीं मतलब हमारा मुंह भी नहीं खुलता, पहले ही शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि कम से कम 16% वोट मिले किसी पार्टी को तब राष्ट्रीय पार्टी बने। अच्छा, बीजेपी वाले जो कहते हैं उसका जस्ट उल्टा करते हैं, हर काम उसका उल्टा करते हैं। तीनों जगह आप थे, आपने एक जगह कंटिन्यू किया, दो जगह तो आप हार गए, लेकिन आप नैरेटिव ऐसा बनाए हुए हो पूरे देश में कि साहब जैसे बीजेपी ने सबका सफाया कर दिया। तो आप सरकार का जो नैरेटिव होता है कि सुबह तय हो गया एजेंडा कि आज दिन भर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर यह एजेंडा चलाना है, तो वही चलता है। हम सल्यूट करते हैं कि उन्होंने उसको नाकाम किया, लेकिन सरकार की कूटनीति तो फेल है ना, डिप्लोमेसी तो फेलियर है सरकार। टीवी और अखबार ने लगभग अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी है, घाट की हंडिया बार बार नहीं चढ़ा करती। इस देश में जो मुझसे सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है, खासकर इस देश के जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी गरीब लोग, कि ईवीएम पर क्या। मेरे साथ BSP के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुंवर दानिश अली हैं, जिन्होंने एक प्राइवेट बिल लाया था ईवीएम के खिलाफ। संसद का वो भाषण पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। इन्होंने कई एग्जाम्पल दिए। इन्होंने कहा, यहाँ तक कहा कि जानबूझकर छोटे छोटे चुनाव दूसरों को जिताया जा रहा है ताकि बड़ा चुनाव हम जीते। प्राइवेट बिल लाया था। सर, क्यों लगता है कि एकदम ईवीएम बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं है आपको? देखिए, ईवीएम मशीन कोई भी फुल प्रूफ नहीं हो सकती। इंसान ने उसको बनाया है, इंसान उसको टेम्पर कर सकता है। और टेक्नोलॉजी, हमें गर्व है, हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, हम जो है सारा काम करने को रहे हैं। लेकिन जहाँ पर ईवीएम सबसे पहले आई, जो डेवलप्ड नेशंस हैं, जो विकसित देश हैं, उन्होंने ईवीएम को बैन कर दिया, वो बैलेट पे आ गए। अमेरिका जैसा देश, यूनाइटेड स्टेट्स, वहाँ बैलेट पे से चुनाव होता है। यूरोप के सब मॉडर्न देश, वहाँ बैलेट से चुनाव होता है। और जब जनता को विश्वास नहीं रहा, देखिए, और मैं उससे भी बड़ी बात कह रहा हूँ कि हमारा लोकतंत्र जो है वो विश्वास पर टिका है, और जनता के दिमाग में कहीं ना कहीं ये आ गया है कि साहब इसमें कुछ गड़बड़ है। जब जनता के दिमाग में शक पैदा हो गया तो उस गड़बड़ को हटा दो ना, क्यों आप इंसिस्ट कर रहे हो? अच्छा, जब ये आप बिल ला रहे थे तो क्या रिएक्शन था लोगों का? खासकर आपने बीजेपी की तरफ कही, तो वो ये बिल भले पास ना हुआ, लेकिन किन लोगों का किस तरह का रिएक्शन था? और अपोजिशन वाली पार्टियों का भी रिएक्शन बताइए, क्योंकि आप तो सब देख रहे होंगे। देखिए, ये तो खैर ऐसा था, दुखती रख पे हमने सरकार की दुखती रख पे हाथ रख दिए, तो जाहिर सी बात है, हम तो नॉर्मली भी जब बोलने खड़े होते हैं हाउस के अंदर, तो सामने से ट्रेजरी बेंचेस से जो है लोग खड़े हो जाते हैं, पता नहीं मतलब हमारा मुंह भी नहीं खुलता, पहले ही शोर मचाना शुरू कर देते हैं। और मिनिस्टर्स शोर मचाते हैं, उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स शोर मचाते हैं। मुझे ताज्जुब है इस बात का। तो जाहिर सी बात है, ये तो भाई ईवीएम का मतलब ये तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं हम उनका क्या छीनने जा रहे हैं। क्या कह रहे थे वो लोग? शोर में आपकी बात तो सुनाई पड़ रही है, सत्ता पक्ष की बात नहीं सुनाई पड़ रही है। सत्ता पक्ष के लोग तो ये कह रहे डिजिटल इंडिया हो गया। अब तो आप ये कहाँ पुरानी सदी में जा रहे हो, पिछड़े लोग हो। तभी हमने कहा भाई हम तो वंचित समाज से आते हैं, हम तो उन्हीं पिछड़े लोग कौन बोल रहे थे? ये सब सत्ता में बैठे हुए लोग ही बोल रहे हैं। पिछड़ा कहा आप लोगों को? पिछड़ी सोच के लोग हैं। तो भाई हमने कहा हम तो भाई जाहिर सी बात है, हम रिप्रेजेंट ही उस क्लास को करते हैं जिनको आपने हजारों साल से पिछड़ा बना करके रखा हुआ है। वंचित समाज को हम रिप्रेजेंट करते हैं। आप देखिए ना, ईवीएम और इलेक्ट्रोल बॉन्ड, हमने इलेक्ट्रोल बॉन्ड का भी जिक्र किया। हाँ जी, हमने इलेक्ट्रोल बॉन्ड का भी जिक्र किया। उसमें भी सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अगर चुनाव के अंदर कोई माध्यम है, कोई जरिया है, तो वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड है। पता ही नहीं है कौन। 11,000 करोड़ का इलेक्ट्रोल बॉन्ड आया है पिछले 5, जब से ये लागू हुआ है लगभग। बीजेपी और उसके बाद कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी। देखिए,
मैं वही कह रहा हूं कि उसमें जितना भी इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा आया है 80% बीजेपी को मिला है। हमारी पार्टी को तो किसी ने 1 रुपया नहीं दिया, और देने वाले का भी पता नहीं कि दे कौन रहा है। तो जाहिर सी बात है दे तो कोई ऐसा ही रहा होगा। जैसे मैंने आज लोकसभा के अंदर अनुदान मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि यूक्रेन रशिया वॉर का फायदा उठाते हुए हम लोग जो हैं रशिया से 32% सब्सिडी पर भारत में क्रूड ऑयल आयात हो रहा है, लेकिन वो सरकारी कंपनियां उसको पूरी तरीके से नहीं खरीद रही। जो गवर्नमेंट की पीएसयूज हैं, तेल कंपनीज हैं, वो उसको खरीदते हैं अगर पूरी तरीके से, तो देश की जनता को डीजल और पेट्रोल सस्ते दाम में मिले। जो आज 100 रुपये लीटर है वो 50 रुपये लीटर में मिलेगा। लेकिन वो तो मुकेश अंबानी साहब की कंपनी रिलायंस खरीद रही है, एसआर नायरा खरीद रही है, और वो क्रूड ऑयल वहां से खरीद करके यहां पर रिफाइन करके एक्सपोर्ट किया जा रहा है यूरोप में ये एक्सपोर्ट। नायरा पेट्रोल पंप अभी मैं गुजरात चुनाव में देख रहा था, बड़ी कंपनी किनकी ये भी मुझे ज्यादा कंपनीज के बारे में जानकारी एस्सार और नायरा इसका एहसान है। देखिए मैं क्या है कि जाहिर सी बातें हैं तो सब बड़े जो सरकार के खास लोग हैं वही लोग हैं, उन्हीं को डायरेक्टली फायदा पहुंचाने की कोशिश लगातार हो। मुझे हजारों लोगों ने कहा है कि चूंकि ईवीएम वाला, अच्छा विपक्ष के कुछ दल थे वो उनकी क्या राय थी? चूंकि वो सब ईवीएम का विरोध कर रहे थे, वो सब हमारे समर्थन में थे, विपक्ष के सब दल हमारे समर्थन में थे, कांग्रेस भी। हाँ कांग्रेस। आपको उम्मीद थी कि ये जो प्राइवेट बिल ला रहे हैं ये एक्सेप्ट भी होगा बहस के लिए? उनको पता ही नहीं था एक्चुअल में पता ही नहीं था। हम इस तरीके से लेके आए कि उनको पता ही नहीं था, और क्या वो हमने इंट्रोड्यूस कर दिया अपना बिल, और एक बीजेपी के मेंबर बिल लेके आए थे कि साहब ये जो राष्ट्रीय पार्टी बनाने का जो वो है प्रक्रिया है उसमें अमेंडमेंट होना चाहिए पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में, कि कम से कम 16% वोट मिले किसी पार्टी को तब राष्ट्रीय पार्टी बने। अच्छा, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के नाम पर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ईवीएम वाला बिल? हाँ वो हाउस में इंट्रोड्यूस हो गया, वो हाउस इंट्रोड्यूस हो गया, उस पर चर्चा होगी। आपको अंदाजा है पूरे देश पूरी दुनिया के लोग उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और इस बात की चर्चा जो दबी छुपी जुबान में होती थी वो संसद के पटल पर हुआ। देखिए हमारा तो काम ही है, हम तो जो जनता की आवाज है, जो इस देश में वंचित समाज की आवाज है, जो बेजुबानों की आवाज जो वहां संसद तक नहीं पहुंच सकती, उसको जिस दिन से हम एमपी बने पहले दिन से हम ये काम कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, हमारा नाम जो है, जब हम बोलने खड़े होते हैं तो विपक्ष और पक्ष के सांसद शोर मचाना शुरू कर। देखो एसवीपी खड़ा हो गया, एसवीपी खड़ा हो गया, यानी कि अब ये शोषित वंचित पीड़ित की बात करेगा। हमारा नाम रख दिया है एसवीपी, लेकिन हमें गर्व है इस बात पे कि हम शोषित वंचित पीड़ित की बात करते हैं। आपने कोट नहीं किया कि ये जीएल नरसिम्हा ने किताब लिखी और आडवाणी सबसे विरोधी थे ईवीएम के, और सुब्रमण्यम स्वामी तो कोर्ट गए थे। देखिए यही तो बात है, बीजेपी वाले जो कहते हैं उसका जस्ट उल्टा करते हैं, हर काम उसका उल्टा करते हैं। इसीलिए आज हमने संसद के अंदर लोकसभा में आज ही हमने कहा कि भी आपने एससी एसटी माइनॉरिटीज की स्कॉलरशिप बंद कर दी, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप बंद कर दी, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद कर दी, लेकिन आपने 10 लाख करोड़ रुपए का जो है सरकारी बैंकों का डुबा दिया, ये एक्सेप्ट कर लिया, एनपीए कर दिया। और ये स्कॉलरशिप्स कितनी थी? 250 करोड़ 300 करोड़। क्या लग रहा है सर, क्या और उसी में हमने कहा कि माइनॉरिटीज के लिए, अकलियतों के लिए सच्चर कमेटी बनी। आज हमने रिकॉर्ड पे किया, उसने डायग्नोस किया बीमारी क्या है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने उसका इलाज बताया क्या है,
लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पिछले हफ्ते एफिडेविट दिया है कि साहब रंगनाथ मिश्रा कमीशन तो 4 दीवारी में बैठ करके रिपोर्ट दे दी। तो मैं पूछ रहा हूं कि आपने जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया बना करके 10% आरक्षण दिया है सवर्णों को, वो कौन सा सर्वे था? वो कौन से कमीशन की रिपोर्ट थी? वो कौन सा कमीशन था जिसने गांव गांव जाकर के देखा कि कौन गरीब है कौन अमीर है? आपको 10% देना था इकोनॉमिक क्राइटेरिया बना के, आपने दे दिया। तो इनकी करनी और कथनी में फर्क है। आपने तो तमाम सोशल जस्टिस के नेताओं को देखा है, जनता दल से लेके जेडीएस से लेके, और अब आप बीएसपी के सांसद हैं। क्या लगता है कि वो दौर अब खत्म हो चुका है और अब सब कुछ कब्जे में है, कंट्रोल है, चाहे चुनाव आयोग हो, इनकम टैक्स हो, ईडी हो? देखिए, ये सरकार सबसे ज्यादा सरकारी तंत्र का, सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है। सरकार के खुद मंत्री ने जवाब दिया है कि ईडी ने पिछले 8 साल में मेरे ख्याल से कितने हजार केस, कुछ 1034 मामले दर्ज किए। 1034, और उसमें कन्विक्शन कितना? 34 मामले से 23 कुल 23 लोगों का कन्विक्शन। तो इससे, और उसमें मोर देन 80% जो है वो विपक्ष के नेताओं पर है। तो इसका मतलब क्या है कि आप सिर्फ डराने के लिए आप एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। इस देश ने इमरजेंसी भी देखी है, इस देश ने बहुत कुछ देखा है। मुझे इस देश के इलेक्ट्रेट पर पूरा यकीन है कि वो फॉर अ टाइम बीइंग ज़रूर उसको धर्म के आधार पर पोलराइज किया हुआ है, और ये बीजेपी की ये जो है कोशिश रहती है कि पोलराइजेशन का जो माहौल है ये बना रहे। लेकिन लोग कह रहे हैं कि सब कुछ आप कर लीजिए लेकिन बीजेपी को नहीं हरा सकते जब तक ईवीएम है। फिर वही आ रहा हूँ, आपने जो उसमें कहा उस स्पीच में कि आप कई बार जानबूझकर कुछ चुनाव हारते हैं ताकि भरोसा बना रहे। जैसे दिल्ली का एमसीडी आप हार गए, हिमाचल छोटे से मार्जिन से हार गए। नहीं, हमने उसमें 2 बात कही। एक तो बात ये कही कि जब हम ये भाषण कर रहे थे, जब ये इस बात ये चर्चा में भाग ले रहे थे हम लोकसभा के अंदर, तो पिछले 48 घंटे से देश के सारे टीवी चैनल्स पर सिर्फ ये चल रहा था, मोदी 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 मोदी। हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हमें इसमें कोई वो नहीं, लेकिन क्या देश में और कोई विपक्ष का नेता है ही नहीं? क्या देश में कोई विपक्षी पार्टी है ही नहीं? उस पर हमने कहा कि भाई 3 जगह आपकी सरकार थी, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली का की कॉरपोरेशन। 2 आप हारे हो, 1 आप जीते हो। जो था उसको कंटिन्यू किया आपने, वही मतलब 3 जगह आप थे, आपने 1 जगह कंटिन्यू किया, 2 जगह तो आप हार गए। लेकिन आप नैरेटिव ऐसा बनाए हुए हो पूरे देश में कि साहब जैसे बीजेपी ने सबका सफाया कर दिया। तो आप लोग का क्यों बात करें? 6500 करोड़ रुपए के ऐड दिए हैं सरकार ने पिछले 2014 से अब तक, जिसमें 32-3300 करोड़ टीवी को, 32-3300 करोड़ अखबार को। लेकिन देखिए, ये तो भला हो नेशनल दस्तक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब वगैरह चैनल्स का, कि जिन्होंने वंचित समाज को जागरूक करने का और उनको जागरूक रखने का काम किया है। वरना टीवी और जो अखबार हैं, एक आध को छोड़ के टोटल सरकार का जो नैरेटिव होता है कि सुबह तय हो गया एजेंडा कि आज दिन भर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर यह एजेंडा चलाना है, तो वही चलता है। लोग कह रहे हैं, जानकार कह रहे हैं, जो कई बार सांसद रहे, कह रहे हैं कि लोकसभा का माहौल भी बदला हुआ है दानिश जी। अब पहले वाली बात नहीं रही कि आप हर, जैसे आज ही चाइना वाले मसले पर रक्षा मंत्री ने अपना बयान दिया और बाद में कहा कि कोई सवाल नहीं ले सकता। देखिए, तो शायद रहे भी होंगे। देखिए, मैंने खुद आज इस इशू पर, चाइना वाले इशू पर स्थगन प्रस्ताव दिया था। स्थगन प्रस्ताव हमारा माना नहीं गया, और ये परंपराएं बदली जा रही हैं।
विपक्ष जब हंगामा कर रहा था तो पक्ष की तरफ से, सरकार की तरफ से, अरे आप क्या, इसका मतलब आप देश के सैनिकों के साथ नहीं है, देश के सेना के साथ नहीं कैसे है। लड़ेंगे? सरकार से सवाल, सेना के सवाल ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। वही हमने वही कहा भाई, हम सेना के साथ हैं, सैनिकों के साथ हैं, उनकी बहादुरी को हम सलाम करते हैं। कम से कम विपक्ष का भी वो एसोसिएशन रिकॉर्ड तो हो जाए। आप तो वो भी रिकॉर्ड नहीं करने दे रहे। लेकिन सरकार का फेल्योर है, सेना का और हमारे सैनिकों का तो हम सल्यूट करते हैं कि उन्होंने उसको नाकाम किया, लेकिन सरकार की कूटनीति तो फेल है ना, डिप्लोमेसी तो फेलियर है सरकार की। इट्स ए डिप्लोमेसी फेलियर। ये तो मायावती जी ने भी आज ट्वीट किया इस बात को कि कूटनीतिक तौर पे सरकार को चीजें दुरुस्त करनी चाहिए। बिल्कुल, कूटनीति के मामले में सरकार फेल है। मैं बहन जी से एक कदम आगे बढ़ के इस बात को कह रहा हूँ। वो अब हमारी नेता हैं, वो बड़े तरीके से बात रखती हैं, संयम तरीके से, लेकिन सरकार कूटनीति के मामले में बिल्कुल फेल है। इस परसेप्शन को कैसे तोड़ेंगे? महंगाई पर सवाल पूछना मतलब आप सरकार की निंदा कर रहे हैं। मोदी जी, मतलब मोदी जी सबसे बड़े हैं, सेना से भी बड़े हैं वो। सेना, मोदी जी से सवाल पूछना सेना से सवाल पूछना हो जाता है। तो ये जो टीवी और अखबार ने जो विपक्ष, जो लड़ना विपक्ष को टीवी और अखबार से है, इससे पार नहीं पा पाएंगे आप लोग। देखिए, टीवी और अखबार ने लगभग अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी है। जो बची कुची है वो आने वाले वक्त में खत्म हो जाएगी। घाट की हंडिया बार बार नहीं चढ़ा करती, ज्यादा दिन ये चलने वाला नहीं है। अब टीवी जो ना आदमी देखता है एंटरटेनमेंट के लिए, देश में क्या हो रहा है खबर सुनने के लिए, खबर जानने के लिए देखता है कि नेशनल दस्तक ने क्या लिखा है और क्या ट्वीट किया है, और क्या ट्विटर क्या पर यूट्यूब पे चला रहा है। ट्विटर पर ज्यादा सक्रिय हैं लोग। ट्विटर पे, यूट्यूब चैनल्स पे, सोशल मीडिया। निशिकांत दुबे ने कहा, अभी बोला है, जो बीजेपी के सांसद भी हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ यूट्यूब चैनल्स भी बंद हुए हैं। वो कह रहे हैं कि ये कुकुरमुत्ते की तरह लोग उग गए हैं और इसके लिए सरकार को सख्त कानून बनाया जाए। तो सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की भी सरकार कोशिश कर रही है। क्योंकि सोशल मीडिया, सरकार, नरेंद्र मोदी जी जिस सोशल मीडिया की सीढ़ी, जिसको लैडर बनाकर, सीढ़ी बनाकर के चढ़ कर के यहाँ तक आए, अब वही सोशल मीडिया जो है उनको एक्सपोज करने का काम कर रहा है। इसलिए उनको मालूम है सोशल मीडिया की ताकत, तो इसलिए वो सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। रानी जी, आप उन सांसदों में से हैं जो सबसे ज़्यादा मजबूती से जनता की आवाज़ उठा रहे हैं संसद में। लोग कह रहे हैं कि सब लोग में एक डर है, कब पता नहीं रेड पड़ जाए, कब ईडी आ जाए, कब कहाँ का किसका कनेक्शन निकल जाए, और अल्पसंख्यक समुदाय के और लोगों के साथ तकलीफ है। ये फैक्ट है, ऐसा महसूस होता है। जो आप कह रहे हैं वो सच है, देश की जनता जानती है। लेकिन दानिश अली के पास कोई गोश्त फैक्ट्री नहीं है जिसको सील कर देगी सरकार, कोई पेट्रोल पंप नहीं है जिसको सील कर देगी। दानिश अली के पास सरकार का कोई लाइसेंस नहीं है। इसीलिए मेरा नाम SVP रखा, शोषित वंचित पीड़ित। मेरे पास जो है इनहेरिटेड है, खेत किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, टंके की चोट पर गरीब की, मजलूम की, बेजुबान की जुबान बन के संसद के अंदर ऐसे ही दहाड़ता रहूँगा। आज आपने कहा कांसी मान्यवर साहब को भारत रत्न मिले। देखिए, भारत रत्न मान्यवर काशीराम जी को मिलना चाहिए, ये हम लगातार मांग कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी, आज नहीं तो कल, ये तो क्या देंगे, लेकिन जब इस देश में वंचित समाज का दर्द रखने वालों की सरकार बनेगी तो मान्यवर काशीराम जी को भारत रत्न से ज़रूर नवाजा जाएगा। तो सोचिए, मैं इसलिए आया था, ये इंटरव्यू इनसे बात करना चाहता था कि पिछले 10-15 सालों में खासकर इस देश के जो 90% आबादी है, जो शोषित वंचित समाज है, वो सबसे ज़्यादा अगर किसी के बारे में बहस करता है तो वो EVM को लेकर। उसको लगता है कि एक दौर था जब SC/ST के सीट पर नौकरों को लोग जिताते थे, OBC की तो कोई चर्चा ही नहीं होती थी। उसके बाद एक दौर आया जब मान्यवर कांसीराम साहब आए और उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, BSP बनी, और उसके बाद OBC मुख्यमंत्री बनाने का दौर चला। उसके ठीक बाद EVM आ गया, और अब इस देश के तमाम SC/ST OBC माइनॉरिटी को लगता है कि जब तक EVM है
कोई गैर सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां सत्ता में नहीं आ सकती है। और ये लोगों ने अपनी अपनी बाई लगा रखी है, कोई एक राज्य जीतेगा, कोई वहाँ जीतेगा, कोई वहाँ जीतेगा। ये आम पब्लिक परसेप्शन है। और इसके बाद जिस तरह से बीएसपी सांसद दानिश अली ने इस बात को संसद में उठाया, बिल पेश किया, प्राइवेट बिल, उसके बाद से सबकी जुबान पर यही है। अब इस बात को रिकॉग्निशन मिल गया है कि ईवीएम के खिलाफ खुलेआम सड़कों पर बात होनी चाहिए। पूरी बातचीत पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।